डियर स्टूडेंट्स, आज मैं तुम लोगों को एक टॉपिक शेयर करने के लिए आई हूँ और वह टॉपिक है संवेग का जेम्स लांजे सिद्धांत। जेम्स लांजे थ्योरी ऑफ इमोशन। इससे पहले इस थ्योरी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि व्हाट इज़ इमोशन या संवेग क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संवेग जो है उसको इंग्लिश में इमोशन कहते हैं और इंग्लिश का यह इमोशन शब्द लैटिन भाषा के इमोवर से निकला है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, यानी उत्तेजित करना। इस शाब्दिक अर्थ पर ध्यान देने से यह पता चलता है कि यह प्राणी की उत्तेजित अवस्था है। इसका अर्थ यह है कि संवेग में प्राणी एक सामान्य अवस्था में नहीं रहता है, वह एक उत्तेजित अवस्था में रहता है। इस अवस्था में प्राणी के शरीर में आंतरिक और बाह्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं और यह परिवर्तन जो है वह उसे सामान्य रहने नहीं देता है, यानी कि यह व्यक्ति में तीव्र उपद्रव की अवस्था है, हलचल की अवस्था है। अब हम यह देखेंगे कि संवेग में जेम्स लांजे का क्या विचार है, संवेग के प्रति जेम्स लांजे का क्या विचार है। जेम्स लांजे यह दो विद्वानों का नाम है, जिसे एक साथ मिलाकर जेम्स और लांजे कहा जाता है। एक्चुअल में ये विलियम जेम्स, जो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने सर्वप्रथम 1884 में संवेग के प्रति अपने विचारों को रखा और इन्होंने जैसा विचार रखा वैसा ही डेनिश शरीर क्रिया वैज्ञानिक यानी डेनिश फिजियोलॉजिस्ट कार्ल लांजे ने भी 1885 में संवेग के संबंध में अपने विचारों को रखा और उनके विचार भी विलियम जेम्स के समान ही थे संवेग के बारे में। इसलिए इन दोनों के विचारों को जब देखा गया कि एक जैसा दोनों का विचार है, तो उन दोनों के विचारों को एक साथ मिलाकर और यह कहा गया कि संवेग का जेम्स लांजे सिद्धांत। चूँकि दोनों के विचार संवेग के बारे में काफ़ी हद तक मिलते जुलते थे और यही कारण है कि इस सिद्धांत को संवेग का जेम्स लांजे सिद्धांत कहा जाता है। संवेग के बारे में सामान्य विचारधारा यह है कि किसी भी प्राणी के समक्ष जब कोई उद्दीपक या उत्तेजना उपस्थित होती है तो व्यक्ति सर्वप्रथम उसका जब प्रत्यक्षण करता है तो उसे संवेगात्मक अनुभूति होती है और उसके बाद उसमें संवेगात्मक व्यवहार होते हैं। जैसे यदि किसी सांप को अचानक से हम देखते हैं तो हम पहले डरते हैं, उसके बाद भागते हैं। सामान्य विचारधारा यही है कि प्राणी को पहले संवेगात्मक अनुभूति होती है और उसके बाद संवेगात्मक व्यवहार होते हैं, यानी पहले उत्तेजना, उसके बाद अनुभूति और उसके बाद व्यवहार। लेकिन जेम्स और लांजे का सिद्धांत सामान्य विचारधारा के विपरीत या इससे अलग है। इन्होंने ही पहली बार यह बताया
कि पहले संवेगात्मक व्यवहार होता है और संवेगात्मक अनुभूति बाद में होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे सामने जब भी कोई स्टिमुलस सामने होता है या उसका हमें प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षण होता है या उससे आमने सामने होते हैं, तो हम पहले व्यवहार करते हैं, यानी हमारे शरीर में आंतरिक और बाह्य परिवर्तन पहले होता है और उसके बाद हमें अनुभूति होती है। इनका कहना है कि जैसे यदि कोई जहरीला सांप हमारे सामने प्रकट होता है तो हम पहले भागते हैं, उसके बाद डरते हैं। इसका मतलब यह है कि हमें हमारे शरीर में पहले परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन पहले होता है और अनुभूति बाद में होती है। जैसे सांप या बाघ या भालू हमारे सामने आता है तो पहले हम भागते हैं, उसके बाद हम डरते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि ये बात हमें भी बिल्कुल लगती है कि ऐसा होता है। अचानक से हम किसी ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं तो हम आगे भागते हैं और उसके बाद डरते हैं, यानी कि हमें संवेगात्मक अनुभूति बाद में होती है, पहले हम व्यवहार करते हैं। इनका यह भी कहना है कि यदि हमारे सामने अगर कोई ऐसी परिस्थिति या उत्तेजना उपस्थित होती है, जैसे कोई सांप या बाघ, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है जिसका हम प्रत्यक्षण करते हैं, तो यदि हम शारीरिक परिवर्तन यदि हम में नहीं होता है, यानी अगर हम भागते नहीं हैं और वहीं पर खड़े रहते हैं, तो हमें डर की अनुभूति नहीं होती है। इसका तात्पर्य यह है कि हम चूंकि भागते हैं, हम चूंकि डर आगे हमारे में परिवर्तन होता है, इसलिए चूंकि हम भागते हैं इसलिए डरते हैं। यदि हम भागे नहीं और वहाँ पर खड़े रहें, उस परिस्थिति का सामना करें, तब क्या होगा कि हमें डर का एहसास या डर की अनुभूति नहीं होगी। जैसे किसी भी परिस्थिति में हम देखते हैं कि हम अचानक से जो है ऐसी कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो हम आगे भागते हैं, आगे चिल्लाते हैं, भागते हैं और तब डरते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हम यदि उस परिस्थिति में हम भागे नहीं, चिल्लाएं नहीं, तो हमें डर का अनुभूति भी नहीं होगी। इतना देखने के बाद हम देखते हैं कि इसमें क्या मुख्य बातें हैं। चूँकि हम लोगों ने देखा कि यह जो है सिद्धांत, यह एक अति प्राचीन सिद्धांत है और यह एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जो कि कार्ल लांजे द्वारा दिया गया, जो विलियम जेम्स के द्वारा दिया गया, और ये दोनों विद्वानों और वैज्ञानिकों के द्वारा जो ये विचार रखे गए, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण विचारधारा थी। और इसको हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या बातें जो है वह किस प्रकार से जो है इस सिद्धांत की कुछ खास बातें जिसको इन्होंने अपने सिद्धांत में रखा है। और ये मुख्य बातें जो है वह कुछ मुख्य बिंदु हैं जिसको कि तुम लोगों को समझना जरूरी है। जैसे पहले मुख्य बात, किसी भी उत्तेजना या उद्दीपक का प्रत्यक्षण
या ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब हम देखते हैं कि कोई भी उत्तेजना हमारे सामने जब उत्पन्न होती है तो हमें सर्वप्रथम उस उत्तेजना से संबंधित ज्ञान की प्राप्ति होती है, या हम जब फेस करते हैं उस परिस्थिति को, उस उत्तेजना को, तो हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर ये उत्तेजना या उद्दीपक है। जैसे यदि हम किसी मित्र को देखते हैं तो हम देखते हैं, हमें प्रत्यक्षीकरण होता है, प्रत्यक्षण होता है, हम सामना करते हैं, और उसके बाद हम यदि दुश्मन है तो हम मुंह फेर लेते हैं। चेहरे से, फेशियल एक्सप्रेशन से हम ऐसा प्रकट करते हैं जैसे कि हम उसे नापसंद करते हैं, और उसके बाद तब हमें क्रोध या घृणा का एहसास होता है। शारीरिक परिवर्तनों की सूचना उसके बाद मस्तिष्क को मिलती है, और उसके बाद यह अनुभूति होती है। यदि हम मुंह नहीं फेरते हैं, मान लीजिए उदाहरण स्वरूप, यदि हमारे सामने कोई हमारा दुश्मन भी आता है, लेकिन यदि हम मुंह नहीं फेरते हैं तो क्या होगा? हमें क्रोध का एहसास नहीं होगा, यानी हमारे में शारीरिक रूप से वो परिवर्तन नहीं होगा। यदि हम ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे तो हमें ऐसा अनुभूति भी नहीं होगी। जैसे यदि हम सांप को देखते हैं और भागते हैं और उसके बाद चलते हैं, इस प्रकार से हम देखते हैं कि संवेग के बारे में जेम्स लैंजे का जो सिद्धांत है, उसकी मुख्य बातें हैं कि पहले हमें प्रत्यक्षण होता है, उसके बाद शारीरिक और आंतरिक परिवर्तन होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि केवल हमारे बाह्य परिवर्तन जो शरीर में होते हैं, जो देखे जा सकते हैं, वो ही नहीं है, आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं। जैसे कि हमारा रक्तचाप का बढ़ जाना, हृदय गति का बढ़ जाना, और शरीर में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन भी होते हैं जिन्हें कि हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उन्हें मशीनों के द्वारा भी जांचा और देखा जाता है। तो शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं हमारे शरीर में, जो कुछ तो देखे जा सकते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज हम लोग देख सकते हैं, लेकिन जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं वो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो परिवर्तन भी हमारे शरीर में होते हैं। और जब ये परिवर्तन होते हैं तो उसके बाद हम यह अनुभव करते हैं, या हम ये पता चलता है कि क्या घटना घटी है या क्या उद्दीपक हमारे सामने प्रकट हुआ है। अब इन विद्वानों के द्वारा दिए गए विचार की कुछ लोगों के द्वारा इसकी आलोचना भी की गई, और इसकी आलोचना करते हुए लोगों ने कहा कि इस सिद्धांत के अनुसार संवेगात्मक अनुभूति संवेगात्मक व्यवहार पर निर्भर करती है। यह सही नहीं है। कारण क्या है कि एक ही तरह के संवेगात्मक व्यवहार बहुत सारे संवेगों में होते हैं। जैसे यदि हम क्रोध में,
घृणा में, ईर्ष्या में अगर हम देखें तो हमारे चेहरे में, हमारे शरीर में जो परिवर्तन होते हैं प्राय एक ही तरह के होते हैं। जैसे क्रोध में हैं, चेहरा लाल हो जाएगा, हम तमतमाया हुआ रहेगा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे परिवर्तन होते हैं जो कि दिखते हैं, मुंह घुमा लेना, चेहरा लाल हो जाना, भौहें चढ़ जाना। तो इस तरह के जो हैं शारीरिक व्यवहार होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन सारे व्यवहारों में संवेग भी एक ही प्रकार का हो। यह जो है अलग अलग हो सकता है कि कभी हम घृणा में हों तो हमारा क्रोध में हो, चेहरा लाल हो गया है, लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि हम किस संवेग के द्वारा, व्यवहारों को देखकर यह नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि व्यवहार जो है वो एक ही तरह की है, लेकिन उसकी अनुभूति जो है वो अलग अलग है। हो सकता है कोई क्रोध में वैसा व्यवहार कर रहा है, कोई घृणा से वैसा व्यवहार कर रहा है, कोई ईर्ष्या से वैसा व्यवहार कर रहा है। तो ये जो है इसकी पहली आलोचना इस प्रकार की जाती है कि जरूरी नहीं है कि हर एक तरह के व्यवहार में एक ही तरह का संवेग हो। दूसरी है, जब संवेगात्मक व्यवहार होता है तो संवेगात्मक अनुभूति होनी चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि संवेगात्मक व्यवहार जब होता है तो संवेगात्मक अनुभूति जो है वह हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई अध्ययनों में यह देखा गया कि एक तरह के एक प्रयोग देखा गया जिसमें कि बंदरों को सुई लगाकर यह देखा गया कि बंदर के हृदय की गति तीव्र हो गई, रक्तचाप बढ़ गया, सांस की गति तीव्र हो गई और हाथ और पैर की मांसपेशियों में खून की आपूर्ति अधिक हो गई। लेकिन इन सभी शारीरिक परिवर्तन के आधार पर बंदर में संवेगिक अनुभूति होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। उसको सुई लगाकर यह देखा गया कि उसमें व्यवहार में तो उसके परिवर्तन हो गया, लेकिन अनुभूति या अनुभव उसके पास नहीं हुई। इसी तरह से कुछ और आलोचनाएं भी की गई हैं, जैसे कि भीतरी अंग अधिक संवेदनशील नहीं होते हैं, इसलिए परिवर्तन से पहले अनुभूति, यानी शारीरिक परिवर्तन जो है वह बाद में होती है, क्योंकि आंतरिक अंग जो है होते हैं वो बहुत थोड़े स्लो होते हैं। वहाँ पर जब परिवर्तन होता है तो चूंकि वहाँ तंत्रिका आवेग कम है और वहाँ पर तंत्रिका की संख्या कम होती है तथा ये चिकनी मांसपेशियों से बने होते हैं, और इसका परिणाम होता है कि उसमें आंतरिक परिवर्तन होने में कुछ समय लग जाता है। वहाँ पर क्या है कि आंतरिक परिवर्तन जो होता है वो कुछ समय लगता है, जबकि उससे पहले अनुभूति हो जाती है। तो यह भी देखा गया कि यह भी उतना सटीक नहीं है कि पहले आंतरिक व्यवहार होते हैं और उसके बाद आंतरिक अनुभूति होती है। और नंबर 4 है, यदि संवेगात्मक परिवर्तन की सूचना मस्तिष्क को न मिले तो अनुभूति नहीं होगी। कई बार देखा गया कि यदि मस्तिष्क को संवेगात्मक परिवर्तन की सूचना ना दिया जाए, इसमें भी एक प्रयोग करके देखा विद्वानों ने कि यदि हम मस्तिष्क में जाने वाले सारे तंत्रिका आवेग को उसको कट कर दिया गया और उसके व्यवहार की सूचना उसके मस्तिष्क तक नहीं गई, लेकिन देखा गया कि उसको फिर भी संवेगात्मक अनुभूति हुई,
यानी उसमें क्रोध, भय देखा गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि यदि मस्तिष्क को सूचना आगे संवेगात्मक व्यवहार का दिया जाए तभी उसको अनुभूति हो। उसके मस्तिष्क में यदि सूचनाएं नहीं भी जा रही शारीरिक परिवर्तन की, लेकिन उसको अनुभूति या एहसास हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जेम्स लैंग का जो सिद्धांत है, जेम्स लांजे का जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत कई आलोचनाओं का शिकार हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी हम यह कह सकते हैं कि यह एक बहुत ही प्राचीन और वैज्ञानिक सिद्धांत, या कह सकते हैं कि प्रथम सिद्धांत था जो संवेग के बारे में वैज्ञानिकता के साथ कुछ बातों को रखा। हाँ, ये है कि इसमें कुछ इसकी आलोचनाएं की गई, लेकिन फिर भी हम इसे सिरे से नकार नहीं सकते हैं। आज भी यह सिद्धांत जो है निराधार नहीं है, बल्कि इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है और इसको संवेग के बारे में इनका जो विचार था यह आज भी प्रासंगिक है। बस इतना। अब अगले क्लास में हम लोग संवेग के कैनन बार्ड सिद्धांत के बारे में देखेंगे। धन्यवाद।